नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत शुरू की गई कई हरित पहलों की प्रगति की समीक्षा की और वर्ष 2021 में मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने वाले कैदियों की संख्या में 21% की बढ़ोतरी हुई। सरकार डिजिटल पहचान प्रमाणों को जोड़ने की योजना पर विचार कर रही है। भारत और ओमान 10वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति का आयोजन करेंगे और यूक्रेन संकट पर भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत शुरू की गई विभिन्न हरित पहलों की प्रगति की समीक्षा की। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तैयार किया था। इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाना है। मैरीटाइम इंडिया विजन में बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग श्रेणियों में 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश की योजना बनाई गई है। MIV के तहत एक हरित पत्तन पहल शुरू की गई है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी के लिए उपकरणों की खरीद, धूल रोधी प्रणालियों की खरीद, सीवेज या अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना आदि शामिल है। और आइए अब आपको बताते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन के प्रमुख विषयों के बारे में। इसके तहत अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पत्तन अवसंरचना विकसित करना शामिल है। प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना शामिल है। पोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण में वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि करना, महासागरीय, तटीय और नदी क्रूज सेक्टर को प्रोत्साहन प्रदान करना, सुरक्षित, संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करना आदि शामिल है। भारत के समुद्री क्षेत्र की बात की जाए तो देश के कुल व्यापार का 95% और व्यापार मूल्य का 65% समुद्री परिवहन के माध्यम से संचालित हो रहा है। लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास कार्य जारी है। आपको बता दें कि भारत पोत पुनर्चक्रण में द्वितीय स्थान पर और पोत निर्माण में 21वें स्थान पर है। भारत को प्रशिक्षित कार्यबल की आपूर्ति करने वाले शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के बारे में। इसके मुख्य निष्पादन संकेतकों की बात की जाए तो ये 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष से ज्यादा वाले कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले प्रमुख पत्तनों को शामिल करता है और इसका लक्ष्य 2030 तक 3 ऐसे पत्तन विकसित करना है। वहीं भारतीय पत्तनों द्वारा नियंत्रित भारतीय कार्गो ट्रांसशिपमेंट का प्रतिशत देखा जाए तो वर्तमान में ये 25% है और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 75% से ज्यादा करना है। वहीं PPP या अन्य ऑपरेटरों द्वारा प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो के प्रतिशत की बात की जाए तो ये वर्ष 2020 में 51% था, जबकि 2030 तक इसका लक्ष्य 85% से ज्यादा करने का है। औसत पोत यानी कंटेनर का टर्न अराउंड समय है 25 घंटे। वर्ष 2030 तक इसका लक्ष्य 20 घंटे से कम करने का है। कंटेनर के ठहरने का औसत समय 55 घंटे है और 2030 तक इसका लक्ष्य 40 घंटे से कम करने का है। औसत पोत दैनिक उत्पादन यानी सकल टन भार 16,500 है और इसका लक्ष्य 30,000 से ज्यादा करने का है। पोत निर्माण और पोत मरम्मत में वैश्विक रैंकिंग की बात की जाए तो वर्तमान में ये 20+ है, जबकि वर्ष 2030 तक इसे शीर्ष 10 देशों में लाना है। पोत पुनर्चक्रण में वैश्विक रैंकिंग की बात की जाए तो वर्तमान में ये 2 है। वर्ष 2030 तक इसे शीर्ष पर लाना है। वार्षिक क्रूज यात्रियों की बात की जाए तो ये वर्तमान में 4,68,000 है और वर्ष 2030 तक इसे 15 लाख से ज्यादा ले जाना है। विश्व भर में भारतीय नाविकों का प्रतिशत हिस्सा 12% है। वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 20% से अधिक करना है। वहीं प्रमुख पत्तनों पर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रतिशत का हिस्सा वर्तमान में 10% से भी कम है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 60% से ज्यादा ले जाना है। और आइए बात करते हैं डिजिटल पहचान प्रमाण पत्रों की। सरकार ऐसी योजना बना रही है कि इन सभी डिजिटल पहचान प्रमाण पत्रों को जोड़ दिया जाए। इसका उद्देश्य संघीय डिजिटल पहचान स्थापित करना है। इससे एक नागरिक के लिए आवश्यक डिजिटल पहचान की संख्या को अनुकूलित किया जा सकेगा। ये डिजिटल लेन देन के लिए विभिन्न उपभोक्ता पहचान डेटा को एक ही विशिष्ट ID में जोड़ने की योजना है, जैसे प्रमाणीकरण और eKYC सेवाएं। वर्तमान में मंत्रालयों और राज्यों को एक ही नागरिक के लिए छात्र, शिक्षक, किसान,
किसान, भूमि स्वामी, उद्यमी, बैंक के ग्राहक आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग पहचान पत्र बनाने की जरूरत पड़ती है। ये प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 ढांचे का भाग है। इंडिया फ्रेमवर्क को वर्ष 2018 में अधिसूचित किया गया था। ये डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसमें व्यापक डिजिटल प्रणाली के विकास को सक्षम करने के लिए सिद्धांतों और ढांचागत पैटर्न का एक सेट शामिल है। ये सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। एक डिजिटल प्रणाली एक वितरित, अनुकूलित और मुक्त सामाजिक तकनीकी प्रणाली है। ये स्वगठित होती है। ये मापनीयता और संधारणीयता के गुणों से युक्त होती है। इंडिया 2.0 ढांचे का उद्देश्य सरकारों और निजी क्षेत्र के उद्यमों को सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा डिजाइन करने में सक्षम बनाना है। ऐसे ढांचे एकीकृत सेवाओं के वितरण के लिए संगठनात्मक सीमाओं से परे हो सकते हैं। इंडिया ढांचे को अपनाने के कई लाभ हैं। ये अनेक चैनलों के माध्यम से एकीकृत सेवाएं प्रदान करके एकल सरकार का अनुभव प्रदान करता है, सेवाओं के वितरण की दक्षता में वृद्धि करता है। इसके अलावा विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार करता है, सूचना तक आसान पहुंच के माध्यम से कर्मचारियों और एजेंसियों की उत्पादकता में वृद्धि करता है। अगली खबर भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। भारत और ओमान 10वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति का आयोजन करेंगे। संयुक्त सैन्य सहयोग समिति यानी JMMC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के लिए भागीदारी का शीर्ष मंच है। ये दोनों पक्षों के बीच रक्षा आदान प्रदान के समग्र ढांचे को मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1955 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 2008 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड किया गया था। भारत और ओमान के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं। रक्षा क्षेत्र में ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे प्रमुख रक्षा भागीदार है। इस क्षेत्र में भारत के तीनों सशस्त्र बल नियमित द्विपक्षीय अभ्यास में भागीदारी करते हैं। ओमान अरब सागर में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण परिचालन सहायता भी प्रदान करता है। वहीं सामरिक क्षेत्र की बात करें तो भारत ने सैन्य सहयोग और रसद समर्थन प्राप्त करने के लिए ओमान के दुकम बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त कर ली है। ये इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण भाग है। ओमान भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। वहीं दोनों देशों के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की बात करें तो वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों देशों के बीच $5.93 बिलियन मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। ओमान के लिए भारत वर्ष 2019 में उसके आयात के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। साथ ही ओमान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संपर्क की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों के मुताबिक ओमान को प्राचीन समय में मगन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ओमान में 6 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। अगली खबर मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है। वर्ष 2021 में 488 ऐसे कैदी थे जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में देश में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या में वर्ष 2016 के बाद से सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वर्ष 2020 से लगभग 21% की बढ़ोतरी देखी गई है। मृत्युदंड न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद एक व्यक्ति को दी जाने वाली मौत की सजा है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार विश्व के 142 देशों ने या तो कानून में या व्यवहार में मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। मृत्युदंड के पक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि ये प्रतिकार का एक तरीका है। इसके अनुसार वास्तविक न्याय के लिए व्यक्तियों को उनके गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। ये उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए एक न्यायोचित तरीके से भुगता जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे निवारक प्रभाव के तौर पर भी मानते हैं। उनके मुताबिक ये दंड उन संभावित हिंसक अपराधियों के लिए उपयुक्त है जिनके लिए कारावास का दंड पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है। इसके अलावा इसे संतुष्टि और प्रतिशोध का एक प्रतीक भी माना जाता है। मृत्युदंड के पक्ष में अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि ये पीड़ितों के परिवारों को संतुष्टि प्रदान करता है। मृत्युदंड का विरोध करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि मृत्युदंड प्रतिकार की बजाय प्रतिशोध है। ये नैतिक रूप से एक संदिग्ध अवधारणा है। मृत्युदंड के विरोधियों का कहना है कि मानव जीवन को मूल्यवान माना जाता है। सबसे खराब स्थिति में भी अपराधियों को उनके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि मृत्युदंड से समाज में क्रूरता की प्रवृत्ति विकसित होती है। साथ ही ये राज्य के अपने नागरिकों के साथ संबंधों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
मृत्युदंड से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय या प्रावधानों की बात करें तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दुर्लभ से भी दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्लभतम मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड केवल तब दिया जाना चाहिए जब कोई वैकल्पिक उपाय शेष न रहा हो। दूसरा वाद हुआ केहर सिंह बनाम भारत संघ वाद 1989। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कार्यपालिका की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तीसरा वाद हुआ भगवान दास बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2011 का। इसमें ऑनर किलिंग के मामलों में मृत्युदंड पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा चौथा वाद हुआ शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 वाद। ये मृत्युदंड के निष्पादन में देरी से संबंधित है। इसके अलावा विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट की सिफारिश के मुताबिक आतंकवाद और युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित है। यूक्रेन संकट पर भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत के अनुसार इसके लिए विवाद से प्रभावित क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक प्रयास किए जाने चाहिए। यूक्रेन और रूस दोनों पूर्व सोवियत राज्य हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 2013 के अंत में तनाव में वृद्धि हुई थी। ये तनाव यूरोपीय संघ के साथ एक राजनीतिक और व्यापार समझौते के दौरान उत्पन्न हुआ था। हालिया तनाव दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके अलावा उसने पूर्वी यूरोप में नाटो सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती घटाने की भी मांग की थी। इन मांगों को अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया था। दरअसल यूक्रेन में रूस और पश्चिमी देशों के हित हैं। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। इस मुद्दे का चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन, रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर राज्य का कार्य करता है। इस मुद्दे में भारत के अपने हित हैं। रूस के संबंध में बात की जाए तो भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। रूस भारत को 60 से 70% तक रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति करता है। रूस अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पश्चिम के साथ शत्रुता रूस को चीन के साथ गठजोड़ बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। वहीं अमेरिका और यूरोप के संबंध में बात करें तो चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत के सामरिक हितों के संबंध में दोनों भारत के अत्यधिक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022। इसे आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में अनुमोदित किया गया था। ये आसियान के 10 देशों के दूरसंचार मंत्रियों की वार्षिक बैठक थी। इस कार्य योजना में शामिल है नकली और चोरी किए गए मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से निपटना, राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस बनाना, क्षमता निर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना। रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ब्याज की दर है। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में अपनी अतिरिक्त चल निधि जमा करते हैं, तब आरबीआई इस दर का भुगतान करता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि रिवर्स रेपो दर को 1 या 2 चरणों में बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। ये वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई में अतिरिक्त धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस तरह ये प्रणाली में से कुछ तरलता को अवशोषित कर लेगा। इसकी वजह से ब्याज दरें भी समान रूप से बढ़ जाएंगी। इस तरह उपभोक्ताओं के बीच धन की मांग कम हो जाएगी। साथ ही व्यवसायों के लिए नए ऋण उधार लेना महंगा हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में $678 मिलियन की गिरावट। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित परिसंपत्तियां हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी SDRs। विशेष आहरण अधिकार IMF द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक कृत्रिम मुद्रा साधन है। इसका मूल्य 5 मुद्राओं के एक समूह पर आधारित है। इनमें शामिल है US डॉलर, इसका उच्चतम भारांश है, यूरो, चीन का युआन, येन और पाउंड स्टर्लिंग जिसका भारांश सबसे कम है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व की स्थिति। सोशल कॉमर्स।
सोशल कॉमर्स मॉडल की वजह से देश भर में गैर पारंपरिक ई कॉमर्स कंपनियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। सोशल कॉमर्स का अर्थ सीधे सोशल मीडिया पर उत्पादों को बेचने की प्रक्रिया है। ये खरीदारों और पुनर्विक्रेताओं को आपस में जोड़ता है। लोग समग्र मांग के लिए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर सूचीबद्ध उत्पादों में आमतौर पर गैर ब्रांडेड या कम प्रचलित ब्रांड शामिल होते हैं। इन उत्पादों को इन प्लेटफॉर्म से पुनर्विक्रेता खरीद लेते हैं। इसके बाद वे इन्हें अपने सोशल चैनल पर व्यक्तिगत ग्राहकों को बेच देते हैं। इसके अंतर्गत केवल न्यूनतम मात्रा में समग्र मांग के बाद ही निर्माण किया जाता है। बॉम्ब चक्रवात। हाल ही में अमेरिका का पूर्वी तट बॉम्ब चक्रवात की चपेट में आ गया है। बॉम्ब चक्रवात तेजी से शक्तिशाली होने वाले मौसम तंत्र के निर्माण से बनता है। इसे बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। बॉम्बोजेनेसिस तब बनता है जब एक मध्य अक्षांश चक्रवात तेज गति से तीव्र होता है। इसमें 24 घंटों में वायुदाब लगभग 24 मिलीबार तक गिर जाता है। आपको बता दें कि 1 मिलीबार वायुमंडलीय दबाव की माप है। ऐसी स्थिति तब होती है जब एक ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से टकराती है, जैसे कि गर्म समुद्र के जल के ऊपर की वायु। एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी एवियन। कई रोगियों में कोविड के बाद होने वाले एवियन का उपचार किया जा रहा है। इस पर अखिल भारतीय अध्ययन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। आमतौर पर कोविड-19 से ठीक हुआ रोगी 4-5 महीनों के बाद एवियन लक्षणों का अनुभव करता है। इसे ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है। एवियन हड्डी को रक्त की सीमित आपूर्ति के कारण होता है। इसकी वजह से हड्डियों का घनत्व और भार वहन क्षमता कम हो जाती है। एवियन कोई नई बीमारी नहीं है। ये धूम्रपान, शराब और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े स्टेरॉइड के उपयोग के कारण भी होती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। बुर्किना फासो। इसकी राजधानी ओगाडोगु है। हाल ही में बुर्किना फासो में सेना द्वारा सैन्य सत्ता परिवर्तन की घोषणा की गई है। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है। इसके पड़ोसी देश हैं माली, नाइजर, बेनिन, कोटे डी आइवर, घाना और टोगो। ये एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है। इसने वर्ष 1960 में अपर वोल्टा गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ सवाना वन पाए जाते हैं। यहाँ उत्तर में घास भूमि और दक्षिण में विरल वन मौजूद हैं। इसकी सबसे लंबी नदी ब्लैक वोल्टा है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे स्वर्ण, मैग्नीज और चूना पत्थर। दूसरा है होंडुरास। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगाल्पा है। शियोमात्रा कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये मध्य अमेरिका का एक देश है। इसके पश्चिम में ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर हैं तथा दक्षिण और पूर्व में निकारागुआ स्थित है। होंडुरास के प्रमुख जल निकाय हैं उत्तर में कैरिबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर। होंडुरास लगभग त्रिकोणीय है। ये मध्य अमेरिका में एक बैंड की तरह अवस्थित है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत सेरो लास मिनास है। इसकी प्रमुख नदियां हैं उलुआ, पटुका और कोको। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। बाबा इकबाल सिंह। ये प्रख्यात शिक्षाविद, सामाजिककर्ता और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें इनके मूल्य और आदर्शों के लिए जाना जाता है। बाबा इकबाल एक निस्वार्थ व्यक्ति थे। उन्होंने आजीवन मूल्य आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए। उनका अपना जीवन जाति, समुदाय और धर्म से निरपेक्ष सभी को सामाजिक सेवा प्रदान करने में व्यतीत हुआ। उन्होंने कलगीधर ट्रस्ट स्थापित किया, जो कि ग्रामीण शिक्षा, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्रैंड स्लैम। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ नडाल ने रिकॉर्ड 21वां स्लैम खिताब जीता है। नडाल ने कुल जीते गए ग्रैंड स्लैम के मामले में रोजर फेडरर और नोवाक, जो कि 20 स्लैम विजेता रहे हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम शब्द एक ही कैलेंडर सीजन में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतने की उपलब्धि को संदर्भित करता है। इनमें शामिल होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन चैंपियनशिप। ग्रैंड स्लैम को आमतौर पर इन 4 प्रमुख टूर्नामेंटों में से किसी एक को संबोधित करने के लिए अनुचित रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि चारों ओपन प्रतियोगिताओं को मिलाकर ग्रैंड स्लैम बनता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।